हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 3 अगस्त का। प्रज्वल गेट्स जेल फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ इन सेक्स अब्यूज केस। तो रेप के केस में प्रूव हो गया, कन्विक्टेड हो गया रेप के केस में। डोमेस्टिक हेल्प जो घर में मेड लगी हुई थी उसके साथ रेप का केस जो है वो प्रूव हो गया है, ठीक है ना। दो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, बट केस द रियलिटी इज जो कि केस इनके अगेंस्ट प्रूव हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कल लिख लिया था कि ये क्या है क्या नहीं। तो प्रज्वल को इम्प्रिजनमेंट कितनी मिली है? गेट्स जेल फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ इन सेक्स अब्यूज केस, ठीक है ना। सेक्स अब्यूज केस में जितनी भी उनकी रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ है उसके अंदर क्या मिल गया उनको? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया था कि डोमेस्टिक हेल्थ के साथ रेप किया। कौन से सेक्शंस लगे? सेक्शन 326(2)(n) इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। मतलब ये कभी भी बाहर नहीं आएंगे रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ के लिए, ये जेल के अंदर ही रहने वाले हैं। आईपीसी के अंदर फंसा हुई है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि तब वो लॉ लागू था तो उसमें, ठीक है। उसके बाद अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड ही वॉज सेंटेंस टू एक मिनट, ये वाली जो है ये सेक्शन इसका नहीं है, ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। लाइफ सेक्शन, सॉरी मैंने गलत लिखवा दिया, सेक्शन 376(2)(n) जिसके अंदर क्या है? रिपीटेड रेप, सजा बताई हुई है, रिपीटेड रेप ऑफ ऑन द सेम वुमन, ठीक है ना। अगर रिपीटेड रेप होता है तो क्या पनिशमेंट है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। मैक्सिमम पनिशमेंट है ये, क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जो इनको दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 376 सबसेक्शन 2, बीइंग इन अ पोजिशन ऑफ टू के, ठीक है ना। ये क्या था? बीइंग इन अ पोजिशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमन commits rape on such woman, ठीक है ना। और क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ सच एक्ट टुक प्लेस तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लागू हुआ। अब हमें याद रखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था? 2000 में आया। कौन से ईयर में आया? 2000 ईयर में आया। द जजमेंट ऑल्सो इम्पोज अ टोटल पेनल्टी ऑफ ₹11,60,000 ऑन द कॉन्विक्ट एंड ऑर्डर्ड ₹11,25,00,000 टू बी पेड टू द विक्टिम। तो विक्टिम को भी कॉम्पनसेशन दी गई है, ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं है कि कितनी है। और सबसे बड़ी बात है, ही इज द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ JDS जनता दल HD देवे गौड़े, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। राहुल क्लेम्स, वो क्या कह रहे हैं? रिग्ड मतलब छेड़छाड़ हुआ है 2024 इलेक्शंस के साथ। वो कह रहे हैं कि अगर बिहार के अंदर 6.5 लाख वोटर्स जो हैं वो ऐसे ही थे, ठीक है ना, तो रिग्ड है इलेक्शंस, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलेंगे। आर डिफेंस सिस्टम्स मिसाइल्स ड्रोन शोकेस पावर ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मोदी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि रुद्र रूप धारण किया, ठीक है ना। PM मोदी इन्वोक्ड लॉर्ड शिवाज रुद्र रूप इज फियर्स फॉर्म in Varanasi to hail country's resolute action against terrorism, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये वाराणसी में हुआ, लॉर्ड शिवा रुद्र रूप धारण किया, ठीक है। माई प्रॉमिस टू अवेंज सिंदूर, उन्होंने कहा कि देखो हमारी लड़कियों का सिंदूर इन्होंने मिटाया था,
ठीक है ना, लड़कों को मार करके। तो वो हमने महादेव की कृपा से, सावन का महीना चल रहा है तो वो कर लिया है, मतलब बदला ले लिया। ही ऑल्सो हिट आउट ऑन ऑपोजिशन सेइंग द कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंड्स कांट डाइजेस्ट दैट इंडिया डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान टेरर बेसिस। तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो ऑपोजिशन में बैठे हैं वो उनसे हजम नहीं हो पा रहा है कि ये कर दिखाया है बीजेपी ने। तो ये सारी बातें हो रही हैं। हमें क्या याद रखना है, पार्लियामेंट में क्या हुआ है, एक सेशन पूरा हुआ है जिसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करी गई है। केरला नन्स वॉक आउट ऑफ छत्तीसगढ़ प्रिजन। क्या इल्ज़ाम है छत्तीसगढ़ की नन्स पे? अगर ये आपने नहीं लिखा है, नन्स इन छत्तीसगढ़, ठीक है ना, वर अरेस्टेड, तो ये ऐसे लिखते हैं पूरा, नन्स इन छत्तीसगढ़ अरेस्टेड, ठीक है ना। क्या एलिगेशन है उनके ऊपर, क्या एलिगेशन थी उनके ऊपर? एलिगेशन ये है कि ट्राइबल्स को लेकर जा रहे थे कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना, ट्राइबल्स को लेकर जा रहे थे किसके लिए? कन्वर्जन के लिए, ठीक है, ट्राइबल्स को लेकर जा रहे थे। अरेस्टेड वर टेकिंग एलिगेशन दैट दे वर टेकिंग ट्राइबल वुमेन to Agra to convert them to Christianity। किसमें कन्वर्ट करना चाहते थे? क्रिस्टियनिटी, ठीक है ना। फोर्स कन्वर्जन हो रही थी यहाँ पर ट्राइबल्स की, ये एलिगेशन है। तो देखते क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। नन्स कहाँ पे अरेस्ट हुई थी? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। रिसीव्ड बेल फ्रॉम NIA, that is National Investigation Agency, NIA कोर्ट, ठीक है ना। तो ये हमें छत्तीसगढ़ नन्स क्रिश्चियनिटी में होती हैं। मेघालय प्रोबिंग डिसअपियरेंस ऑफ, प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोब? इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या? डिसअपियरेंस ऑफ कोल फ्रॉम डिपोज। तो कोल जो है वो डिसअपियर हो गया है, कहाँ पर? मेघालय में ऐसा हुआ है। मेघालय प्रोबिंग डिसअपियरेंस ऑफ कोल फ्रॉम डेजिग्नेटेड डिपो। तो कौन सी स्टेट में कोल गायब हो गया? ऐसे मेघालय में कोल डिसअपियर हो गया डिपो से, ठीक है। इसरो टारगेट्स 2027 लॉन्च फॉर LVM-3 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है ना। इसरो एमिंग फॉर 2027 लॉन्च फॉर इट्स LVM-3 launch vehicle equipped with semi cryogenic propulsion स्टेज। तो उसमें क्या लगने वाला है? सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज हो जाएगी LVM-3 में। इसरो कब तक लॉन्च करने का सोचा है? 2023। अगर आपको इसरो की फुल फॉर्म पता है या आपने अपने नोट्स में पहले लिखी हुई है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखी हुई तो आप लिखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये हलवा क्वेश्चन है कि क्या फुल फॉर्म है इंडिया की स्पेस की रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन। इजी, फॉर्मली नोन एज द 3-stage LVM-3 एंड इट्स फर्स्ट experimental flight in December 2014 and is ISRO's most powerful rocket. The semi-cryogenic stage is designed to enhance payload capability. अब इससे क्या होगा? एक तो कॉस्ट डाउन हो जाएगी, क्रायोजेनिक इंजन तो कॉस्ट डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। हैवी पेलोड मतलब भारी भारी सैटेलाइट हम लेकर जा पाएंगे, ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा इससे, ठीक है। करंटली केपेबल ऑफ लिफ्टिंग 4200 kg पेलोड। GTO द LVM-3 will significant changes when it is fitted with cryogenic. The L110 core stage which uses liquid propellant will be replaced by semi cryo stage which use a propellant combination of refined kerosene and liquid oxygen. The propellant loading in the cryogenic upper stage which uses a liquid hydrogen will increase. तो यहाँ पर ये क्या यूज़ करेगा? liquid hydrogen LOX combination will increase from 28 tons to 32 tons। तो इतना पेलोड ये और
28 to 32 टन्स जो है पेलोड और उठा लाएगा। नाउ कितना कैरी कर पाता है? 4200 kg का पेलोड अभी कैरी कर पाता है। तो हम और भारी सैटेलाइट्स भेज पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बढ़िया बात है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड वेकेट्स ऑफिशियल रेजिडेंस। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड हैज वेकेटेड द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द हेड ऑफ जुडिशरी इन द नेशनल कैपिटल। जस्टिस चंद्रचूड हु वाज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हैड सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड का मीनिंग क्या होता है? सुपर एनुएटेड का मतलब होता है रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट ऑन 8 November 2024। रिसेंटली अ कंट्रोवर्सी हैड रिजन ओवर स्टे एट द ऑफिशियल रेजिडेंस। तो 2024 में रिटायर हो गए थे, 25 चल रहा है, अभी तक नहीं इन्होंने घर खाली किया है, ठीक है। जस्टिस हैड क्लियर्ड द एयर सेइंग दैट हिज लगेज वाज पैक्ड एंड ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वुड सून मूव टू पेड गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब बीच में ये भी आया था कि अब ये बोल रहे हैं कि मैं कार रिटर्न नहीं करूँगा, जो सरकारी गाड़ी मुझे मिली है वो वापस नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई और लेके बैठा होता घर तो इन्होंने कहना चलो चलो इतने पैसे दो, खाली करो, है ना। तो बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम क्या होता है? टेम्परेरी, ठीक है ना। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, यूनुस, मोहम्मद यूनुस। तो हम ये पढ़ते हैं, द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस सेड इट वुड अनवेल ऑन August 5 द जुलाई डिक्लेरेशन, ठीक है। लिखेंगे हेडिंग बांग्लादेश interim government of Mohammad Yunus will unveil on 5th August the जुलाई डिक्लेरेशन। क्या अनवेल करेंगे? जुलाई डिक्लेरेशन। अब जुलाई डिक्लेरेशन है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये लोग मना रहे हैं फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ आउटस्टेड पीएम शेख हसीना। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पीछा क्या है। तो शेख हसीना, बहुत ही बढ़िया, शेख हसीना यूज्ड टू बी द पीएम। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट के फॉर्म पे नोट करना है तो कर सकते हो। पीएम ऑफ बांग्लादेश हुआ करती थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वहाँ पर राइट्स हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। राइट्स क्यों हो जाते हैं? रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको लेकर के राइट्स हो जाते हैं। राइट्स इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पीएम जो है शेख हसीना, उसको बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। इंटरिम गवर्नमेंट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरिम? टेम्परेरी, कि मतलब इलेक्शंस होंगे फिर परमानेंट गवर्नमेंट आएगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस जो है वो हेड करते हैं। मोहम्मद यूनुस जो है उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये बता रहे कि किसने ये सारा जो स्ट्रैटेजी थी, जो प्रोटेस्ट हुई, ये सब कुछ हुआ, ये किसने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं द यूनिस लेड गवर्नमेंट वांट्स टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर लिखेंगे ये गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट लिखेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट वांट्स टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल recognition to student led uprising that took place in 2024, ठीक है ना, जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। दिस रिकॉग्निशन इज नोन एज जुलाई डिक्लेरेशन। तो ये रिकॉग्निशन जो है, दिस लिखेंगे, दिस रिकॉग्निशन is known as जुलाई डिक्लेरेशन। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे सेइंग, कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं जो ये वायलेंस हुआ, ये राइट्स हुई, और इसको हम जुलाई डिक्लेरेशन बुलाना चाहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कुछ अलग। इंफॉर्मेशन एडवाइजर महफूज आलम, whom Mr. Yunus earlier called the main brain or the mastermind of what is dubbed the July uprising, meanwhile said the much anticipated July was now a reality. अब यहाँ पर, ठीक है ना, अब मास्टरमाइंड किसको बोला जाता है? मास्टरमाइंड ऑफ द अपराइजिंग किसको बोला जाता है? नाम बहुत महफूज,
महफूज, भगवान आपको महफूज रखे, आलम को, ठीक है, ये महफूज आलम, ठीक है। द स्टूडेंट, अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? स्टूडेंट अगेंस्ट, द स्टूडेंट अगेंस्ट, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्या है? स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सैड लेड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, सैड ने, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने कैंपेन लेड, violent campaign that eventually toppled the Awami League regime, ठीक है ना। शेख हसीना flee the country या fled the country on 5th August 2024। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कौन सी अवामी लीग, क्या है? अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जिसको शेख हसीना बिलोंग करती है, ठीक है ना। किसने कैंपेन चलाया? स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने, ठीक है। आगे चलेंगे, द स्टूडेंट अगे हमने नोट कर लिया। उसके बाद मिस्टर यूनुस गवर्नमेंट इनिशियली प्रेफर टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द, ठीक है ना, मिस्टर यूनुस गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू डिस्टेंस itself from the move। वो क्या चाह रहे थे कि हम इस मूव से दूर हो जाएं, हम क्या हो जाएं, हम इस मूव से दूर हो जाएं, ठीक है ना। और प्राइवेट, बट फिर उसके बाद इन्होंने इसको बैक किया इस डिक्लेरेशन को। तो प्रोपोनेंट्स ऑफ डिक्लेरेशन से इट इज एम्ड एट यूनिफाइंग द नेशन अराउंड लास्ट ईयर्स कोर वैल्यूज ऑफ एंटी फैसिज्म, democratic resurgence and state reform, but it sparked debate among political parties। तो अब यहाँ पर जो ये पार्टी जो ये लेकर आ रही है, मतलब जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो क्या कह रहे हैं? एम क्या है? एम्ड ऑफ यूनिफाइंग द नेशन अराउंड लास्ट ईयर्स कोर वैल्यूज ऑफ anti-fascism, democratic resurgence एंड स्टेट रिफॉर्म। तो ये इनका एम है। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? जुलाई डिक्लेरेशन कहाँ पे आई, कौन लेके आया, क्या हुआ? तो बांग्लादेश की हमने यहाँ पर पूरी स्टोरी कर दी। देखो कितने सुंदर नोट्स हैं, अद्भुत। कमेंट्स में बताना कैसे नोट्स हैं, ठीक है ना। तुम लोग बोलते हो कि मैम आप आते नहीं हो, क्लास नहीं लेते हो, पर देखो जब जब क्लास लेती हो तो होती तो बड़ी सही है ना, ठीक है ना। अब मेरे को भी पेड लेक्चर्स भी कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता है, इतना क्या बहुत कम पैसा आता है। अगर तुम्हें बता दे तुमको कहा हाँ, तो इसलिए पेड करने भी ज़रूरी है, ठीक है। ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्कियन अराइव्स इन पाकिस्तान ऑन ऑफिशियल विजिट। तो ईरानियन प्रेसिडेंट जो है मसूद पेजेश्कियन जो है कहाँ पे आ गया? अराइव्ड इन पाकिस्तान, ठीक है ना, ऑन अ विजिट। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि यार ईरान जो है बहुत ही डाइसी होता जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में भी और ये सब में भी, ठीक है ना। मतलब ये पाकिस्तान के साथ पूरा खड़ा भी नहीं हुआ, बट हमारे साथ भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो यस, तो ईरान विजिट करें। हमें याद रखना है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? मसूद पेजेश्कियन। ये भी रह सकते हैं मासूप, मेरा सूप दे दो मम्मी, तो सूप का पी का डी उल्टा कर दिया, तो मसूद पेजेश्कियन, ठीक है ना, पेजेश्कियन, ठीक है। SpaceX Crew Dragon docks with International Space Station. An international team of 4 astronauts aboard SpaceX Crew Dragon capsule docked on International Space Station. American astronauts Zena Cardman, Mike Finke, Japan's Kimiya Yui, and Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov are joining ISS. तो अब यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। शुभांशु शुक्ला जो हैं वो ISS में 14 दिन लगाकर आए हैं, और इसके बारे में हमने कहाँ पर बात करी है? उनका Axiom 4 मिशन था,
ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने पूरे जुलाई में बात करी है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप जुलाई कवर कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप चाहे दिसंबर में पेपर दे रहे हैं, चाहे आप अप्रैल में दे रहे हैं, चाहे आप जनवरी में दे रहे हैं, आपको जून से करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। और अगर आप वहाँ मिस मार रहे हो, शॉर्टकट मार रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं, तो फिर एग्ज़ाम के बाद कोई बात नहीं, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, इतने कम नंबर आए हैं तो आगे कुछ देख लो। तो अगर कोई बात नहीं नहीं करना है, तो आपको भी कोई बात नहीं करना है। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन किसको दिया है? प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन किसको दिया है? प्रेसिडेंट को अपना लेटर लिख दिया है। और रीज़न फॉर रिजाइनिंग ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ हेल्थ रीज़न की वजह से रिज़ाइन किया है। बट हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे वो इज्जत नहीं दी जा रही है, मेरी फ़ोटो नहीं लगाई जा रही है कहीं पर, मुझे बाहर के ट्रिप्स नहीं करवाए जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स नहीं करवाए जा रहे हैं। तो ये सारे इनके इश्यूज थे। अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। ही इज़ अ लॉयर, ठीक है ना। एंड इन ये तीन पार्टीज़ में रह चुके हैं, जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, आगे चलेंगे। नाम क्या है इनका? नाम आपको याद रखना है जगदीप धनखड़, अगर नहीं पता तो याद रखिए। उसके बाद आगे चलेंगे। On August 1, US President Donald Trump wrote on social media that he had ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions. ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अगस्त, जिसका न्यूज़पेपर हमने नहीं किया है, करवा दूंगी, मैंने मार्क तो किया हुआ है 1 अगस्त। एंड मैं बता दूं आपको, ठीक है, अगेन बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, कुछ फैमिली में चल रहे हैं चीज़ें, बहुत कुछ हो भी रहा है। देखो यार, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अब यहाँ पर आके मैं पब्लिकली क्या ही बताऊँ, बट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5th जो कि कल है ना, 5th को मैं ट्राई करूँगी कि मैं कर दूँ न्यूज़पेपर। 5th और 6th और 7th ये 3 दिन डाइसी रहेगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, सो दैट जैसे ही क्लास जाए तुम्हें पता चल जाए, ठीक है ना। ओके मेरी ट्राई पूरी रहेगी कि मैं जहाँ पर भी हूँ, बहुत बार मैं अपनी कार में बैठकर भी सेशन लेती हूँ, ठीक है। इसी वजह से मैंने 5G फ़ोन भी लिया था कि हाँ सेशन हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी होता है कि मतलब नहीं मिल पाता है टाइम, ठीक है, आप किसी के घर जाके नहीं कर पाते हो। तो 1 अगस्त 2025 को US प्रेसिडेंट ने क्या बोला? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप wrote on social media that he had ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions. अब ऐसा क्यों बोला गया कि आप अप्रोप्रिएट रीजन्स पे जाओ? और न्यूक्लियर सबमेरीन होती क्या है? देखो, सबमेरीन होती है पनडुब्बी, ये पानी के नीचे चली जाती है, पता ही नहीं चलता। और अगर वो न्यूक्लियर रन सबमेरीन है, अगर डीजल वाली है तो भाई ऊपर भी आएगी, वाइब्रेशंस भी होंगे, क्योंकि डीजल कितना ही भर लोगे, है ना। न्यूक्लियर तो फ्यूल है, ठीक है, बहुत देर तक न्यूक्लियर जो एज अ फ्यूल जो है वो बहुत देर तक चल जाता है, तो ऊपर भी नहीं आना पड़ता, छुपे रहते हो, पता नहीं चलता कहाँ हो क्या नहीं हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो यहाँ पर न्यूक्लियर सबमेरीन लगा देगी, पर क्यों लगाएगी? ऐसा क्या हुआ, किसने ट्रम्प को छेड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेटे हेग्सेट द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिपोस्टेड द रीजन फॉर मिस्टर ट्रम्प्स एक्सकलेटरी मूव बैक टू बैक सोशल मीडिया पोस्ट वर। रीजन क्या था? रीजन बैक टू बैक सोशल मीडिया posts by Dmitry Medvedev। तो मेड और देव याद रहेगा, मेडवेद और देव, ठीक है, मेडवेदेव याद रहेगा, ठीक है। दिमित्री, मित्रता, मित्रों, ठीक है। अ फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट, ही इज फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट एंड PM, ठीक है ना। मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो स्लैम्ड द फुलिश इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बाय मेडवेदेव हैड इन्वोक्ड द फेबल्ड डेड हैंड मैकेनिज्म अ सीक्रेटिव, ठीक है ना। मेडवेदेव में क्या बोला? मेडवेद, ठीक है, इसको लिखते हैं
मेडवेदेव। मैं लिखती हूँ इसको, बताती हूँ कैसे याद करना है। मेड, वेद और देव, ठीक है। वेद और देव का डी कॉमन रखना है, ठीक है ना। दिमित्री, मित्री मित्रों से याद रहेगा। दिमित्री जो है इवोक्ड डेड हैंड मैकेनिज्म। तो डेड हैंड मैकेनिज्म क्या, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन पेन से इसको मार्क करेंगे। डेड हैंड मैकेनिज्म लिखेंगे, ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर। क्या बोला जाता है इसको, पेरीमीटर। ये पेरीमीटर क्या है, अ सीक्रेटिव सेमी ऑटोमेटेड, a secretive semi-automated Russian command system that could launch a nuclear strike if its leaders are killed in enemy attack। तो अगर रशिया के जो लीडर्स हैं वो एनिमी अटैक में मार दिए जाते हैं, ठीक है, तो बात ख़त्म नहीं होगी, बात शुरू होगी। क्योंकि जो पैरामीटर है वो क्या कर देगा, वो न्यूक्लियर स्ट्राइक स्टार्ट कर देगा। पैरामीटर क्या कर देगा, वो न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करी, तो जब ऐसे बात करी तो फिर ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप कहता ठीक है लो न्यूक्लियर सबमेरीन मैं लगा देता हूँ। तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, पेरीमीटर के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, खीर से याद करते हैं हम इसको, केर स्टारमर अनाउंस लास्ट वीक दैट हिज गवर्नमेंट वुड रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो लिखेंगे ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम, एक मिनट रुको, हाँ, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम केर स्टारमर announced that his government would recognize the state of Palestine, ठीक है ना, जहाँ पर गाज़ा है, वेस्ट बैंक है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये किसने बोला, ब्रिटेन, ब्रिटिश ने बोला, ठीक है, ब्रिटेन ने बोला, ठीक है ना। फ्रांस भी बोल चुका है, फ्रांस हैज सेड, फ्रांस हैज सेड दिस। और कौन सी स्टेट बोलिए, कनाडा एंड पोर्टुगल हैव एक्सप्रेस्ड देयर intention. If France and UK follow through with their recent statement, the US-Israel close alliance pattern will be isolated at council. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर फ्रांस और यूके जो हैं, जो वो कह रहे हैं वो कर देते हैं, तो यूएस जो है वो अकेला हो जाएगा। फ्रांस, द यूके एंड कनाडा आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ G7, UNSC के अंदर भी है फ्रांस, तो ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई मतलब ये अकेला पड़ जाएगा, ठीक है ना। बट ब्रिटेन का रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन जो है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रिटेन्स मूव इन पर्टिकुलर कैरीज हिस्टोरिक वेट गिवन इट्स सेंट्रल रोल इन इजराइल पैलेस्टीन क्वेश्चन। इन द 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन, ब्रिटेन बिकेम द फर्स्ट मेजर पावर टू इंडोर्स द ज़ियोनिस्ट डिमांड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन। तो अब हमें क्या लिखना है, ब्रिटेन का रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, खेलेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटेन का रिश्ता जो है ये रिश्ता है पुराना, बहुत ही पुराना। तो यहाँ पर क्या है, in 1917 Balfour Declaration, Britain became the first major power to endorse the Zionist demand for establishment of a Jewish homeland in Palestine।
तो बेसिकली क्या है, 1917 के अंदर बैल्फोर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसके अंदर ब्रिटेन ने कहा कि हम जियोनिस्ट की जो डिमांड है वो एक्सेप्ट करते हैं टू इस्टेब्लिश अ जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन। अब बैल्फोर डिक्लेरेशन क्या है वो एक बार भूल जाओ, ठीक है ना, हम बात याद करना है इसको, बट अभी के लिए भूल जाओ। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन एक्सेप्टेड द जियोनिस्ट डिमांड। जियोनिस्ट डिमांड क्या है, जियोनिस्ट डिमांड क्या थी, जियोनिस्ट डिमांड, इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम। जियोनिस्ट डिमांड इज डिमांड ऑफ द जूइश लीडर्स टू हैव अ जूइश होमलैंड। तो जूइश लोग जो थे उन्होंने बोला, तो बेसिकली क्या हुआ, मान लो ये कोई जगह है, ठीक है ना, ठीक है ना, आज के टाइम पे ये पैलेस्टीन है, ठीक है, और ये इजराइल भी है, कुछ पार्ट इसका इजराइल है और कुछ पार्ट इसका पैलेस्टीन है, आज की डेट में ये है, ठीक है ना। और पैलेस्टीन में क्या क्या है, गाजा पैलेस्टीन में आ जाता है, वेस्ट बैंक आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और हम बेसिक बात करेंगे। अब क्या हुआ, बहुत साल पहले यहाँ पर जू लोग रहते थे, जूस जो जुडाइज्म फॉलो करते हैं, जूस रहते थे। अब जूस पे अटैक हुए मल्टीपल, ठीक है, ये लोग भाग गए वर्ल्ड में, डिफरेंट कोनों में भाग गए, यूरोप में भाग गए, कहीं भाग गए। अब यहाँ पर तब तक अरब्स आ गए और ऑटोमन एम्पायर आ गया, बेसिकली ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर आके बैठ गया। ये लोग भागते गए, अटैक होते गए। यूरोप में इनके साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन। पीपल, व्हाट इज यूरोप नोन फॉर, ह्यूमन राइट्स इक्वालिटी, नो, फॉर डिस्क्रिमिनेशन। उनको सिर्फ गोरा काला गधा यही करना आता है, ठीक है ना, वो अभी भी यही कर रहे हैं, बट अब वो क्लियर वर्ड्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सब पढ़े लिखे हो गए हैं, ठीक है ना, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हमें, नहीं तो ये लोग हमारा काट रहे थे बहुत गंदे वाला। तो अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो जूस बोलते कि यार ये तो बड़ी गलत बात है, हमें तो इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा तो इनके पास बहुत है, दे आर वेरी रिच पीपल, बिजनेस में बहुत ज़्यादा तेज हैं जूस। तो ये लोगों ने कहा कि हमको अपना होमलैंड चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। जूस वही लोग हैं जिनके पीछे हिटलर भी पड़ा था, तो हमें अपना होमलैंड चाहिए। ये गए चलते चलते अपने होमलैंड में, देखा यहाँ पे तो लोग बस गए हैं, तो ये गए ऑटोमन एम्पायर के पास, कि ऑटोमन एम्पायर को बोला कि देख तेरा बहुत कर्जा है, हम वो पे कर दे, तो हमें ज़मीन दे दे। ऑटोमन एम्पायर कहता मैं तो नहीं देता तुम्हें ज़मीन रहने के लिए। तो ये क्या किया, इन्होंने एक जियोनिस्ट मूवमेंट बना ली कि भैया हमको अपना होमलैंड चाहिए। इन्होंने क्या किया, ये जो जगह थी जहाँ पे प्रेजेंट डे पैलेस्टीन इसराइल है, ये जगह पे जहाँ ऑटोमन एम्पायर रूल करता था, वहाँ पे जगह खरीदने लगी, लैंड खरीद ली इन्होंने, बहुत सारी लैंड खरीद ली, और लैंड खरीद खरीद के इन्होंने आज का इसराइल बना दिया। बहुत बहुत तो इन्होंने खरीदा, बहुत बहुत इन्होंने लड़ लड़ के एक्वायर किया, बट हाँ खरीद खरीद के इन्होंने अपना देश बना लिया। अब बना लिया देश, अब इन्होंने तो इसराइल की यूएसए के साथ बनती ही ये सब कुछ था, तो इन्होंने तो अपनी कंट्री डिक्लेयर कर ली, ठीक है ना। बट पैलेस्टीन कभी भी कंट्री डिक्लेयर नहीं हुआ, और इन लोगों की वॉर, इसराइल की वॉर बहुत कंट्रीज के साथ हुई है, इजिप्ट, जॉर्डन, किसके साथ है जो नहीं लड़ाई है, ठीक है ना। बट हाँ यूएसए ने हमेशा इसको बैक किया है। मेजर रीज़न ये भी कहते हैं कि यूएसए के अंदर बहुत सारे जू बिजनेसमैन हैं, और इकोनॉमी जो है यूएसए की वो जू बिजनेसमैन पे बहुत बहुत डिपेंड करती है, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, ये समझ में आ गया जियोनिस्ट डिमांड क्या है, कि भैया हमारा अपना होमलैंड होना चाहिए, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को क्या था, इनको वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड, वर्ल्ड वॉर्स के ड्यूरिंग इनको ज़रूरत पड़ गई इसराइल की कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो इन्होंने बोला हाँ हाँ हम तुम्हें तुम्हारी जगह दिला देंगे, तुम्हारा होमलैंड बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करते करते इन्होंने बैल्फोर डिक्लेरेशन भी साइन कर दी कि हाँ हम समझते हैं तुमको एक अपना होमलैंड चाहिए, ठीक है, और हम पैलेस्टीन में तुम्हारा होमलैंड बना देंगे। जो प्रेजेंट डे ये सारी जगह है, ठीक है ना, जो जहाँ पर आज पैलेस्टीन भी है और इसराइल भी है, ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था। तो ब्रिटेन को बोलता कि हाँ हाँ तो हमें पता है तुम्हारी यहाँ पर जगह होनी चाहिए और हम तुम्हें वो दिलाएंगे भी। क्या ब्रिटिशर्स ने ये दिलाया, ये हम बाद में देखेंगे, पर बैल्फोर डिक्लेरेशन क्या है ये देखते हैं अब हम, ठीक है। अब याद कर लो बैल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। बैल्फोर डिक्लेरेशन, ये जो टॉपिक है ना जो मैं तुम्हें अभी समझा रही हूँ, ओ माय गॉड मैं इससे इतना भागती थी ये सारी स्टोरी से ना, ये वाली, फिर आई हैड टू गो टू अ लाइब्रेरी, पिक अप हिस्ट्री बुक्स एंड व्हाट नॉट, टेक माय डैड अलोंग एंड यू नो रीड द इंटायर हिस्ट्री फॉर 2 to 3 hours, नॉट डेज, ठीक है, एंड देन आई कुड यू नो गेट द जिस्ट ऑफ इट कि ये क्या है। तो ठीक है, अब इसमें बैल्फोर डिक्लेरेशन, तो बैल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, द डिक्लेरेशन वॉज इशूड बाय सर आर्थर बैल्फोर, ठीक है ना, इशूड बाय
Balfour by Sir Arthur Balfour. अर्थुर बैल्फोर लेकर आई है डिक्लेरेशन, ठीक है ना. ही वॉज अ ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ऑन 2 November 1917. Addressed to Lord Leone Walter Rosgood, a Zionist and leader of British Jewish community. Addressed to Lord Lionel Walter Rothschild, a Zionist and leader of British Jewish community. तो जियोनिज्म पता है क्या है? जियोनिज्म आपको पता चल गया कि जो डिमांड थी, डिमांड ऑफ जूइश लीडर्स टू हैव अ जूइश होमलैंड, हमारे लिए घर हो जूस के लिए, ये जियोनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है. In the letter written in the midst of First World War, Balfour stated His Majesty's government view with favor to establish favor the establishment Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Jews in Europe had already started migrating to Palestine. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने supported Jews in favor of establishment of a national homeland for Jewish people. ठीक है. एंड विल यूज द बेस्ट इंडेवर्स टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट. ठीक है ना. और इन्होंने कहा ब्रिटेन तुम्हारा पूरा साथ देगा ये करने के लिए. ठीक है ना. नाउ पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू पैलेस्टीन, जो कि ऑटोमन एम्पायर था. ठीक है. नाउ यहाँ पे लिखेंगे जूस इन यूरोप स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू पैलेस्टीन which was part of the Ottoman Empire until the end of First World War. By the time Balfour Declaration was issued, there were roughly 60,000 Jews in Palestine, accounting for over 9% of the total population. Zionist leaders then argued that the only viable solution to Jewish question was the establishment of national home in Palestine. तो Balfour Declaration का अगर हमें क्वेश्चन आता है, ये लिखना नहीं है अभी जो मैं लिख रही हूँ, ब्रिटेन ने इशू करी थी जियोनिस्ट लीडर को. ठीक है ना. जिसके अंदर क्या कहा था कि हाँ तुम्हारा जूइश होमलैंड होना चाहिए पैलेस्टीन में, जूइश होमलैंड होना चाहिए पैलेस्टीन में, और जो ये जूइश होमलैंड है इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है ना. और साथ ही में हम तुम्हारी हेल्प भी करेंगे इसको लेने में. ये किसने बोला? बैल्फोर डिक्लेरेशन में ये ब्रिटेन ने बोला. बैल्फोर डिक्लेरेशन में ये ब्रिटेन ने बोला. ठीक है. उसके बाद while Britain pledged support for a Jewish homeland in Palestine, it had also promised to support Arab independence if the Arabs revolted against the Ottomans. तो इन्होंने अरब्स को भी इंडिपेंडेंस प्रॉमिस की हुई थी कि अगर तुम ऑटोमन्स के अगेंस्ट लड़ोगे तो हम तुम्हें भी. बट ब्रिटेन एंड फ्रांस had already entered into a secret agreement to divide Ottoman lands once the war was over. After the war, British established a colonial administration in Palestine under the League of Nations mandate. तो अब यहाँ पर इन्होंने, देख रहे हो तुम, हम अगर पाकिस्तान इंडिया को रो रहे हैं कि यार पाकिस्तान इंडिया बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अगर हम कहीं पर भी दिक्कत देख रहे हैं तो ये दिक्कत किसने करी? अंग्रेज़ों ने, है ना. और ये बोलते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट थे, ये बहुत ही, तो इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी. अब इन्होंने क्या बोला? ब्रिटेन हैड ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट Arab independence if Arabs revolted against Ottoman. ठीक है ना. But Britain and France
had already entered into had already entered into a secret agreement had entered into a secret agreement Sykes-Picot to divide the Ottoman lands once the war was over। तो इनका अपना था कि हम आपस में बंटवारा कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इनको तो यही होता था कि हमारा क्या बन सकता है बस। अभी तो ये इनकी इकोनॉमी सही नहीं है, नहीं तो ये यही काम करते थे। कर्मा गाइस, कर्मा। ब्रिटेन इस्टेब्लिश आफ्टर वॉर, क्या हुआ आफ्टर द वॉर एंडेड? ब्रिटेन established a colonial administration in Palestine under League of Nations mandate। तो इन्होंने क्या किया, अपना कॉलोनी बना ली वहाँ पर। ओवर द फॉलोइंग डेकेड्स जूइश माइग्रेशन टू पैलेस्टीन इंटेंसिफाइड। जब ब्रिटेन आया तो और इंटेंसिफाई होगी जूइश माइग्रेशन। द जूइश community in Palestine began building their own institutions, from trade unions, industries to paramilitary groups and administrative framework. By the end of the Second War, Jews made up 30% of the population। ठीक है ना। Jewish migration intensified, and by end of World War II, Jews made up 30% ऑफ पॉपुलेशन। 30% पॉपुलेशन इनकी हो गई थी और इन्होंने सारी बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी थी। ब्रिटेन हैड कंक्लूडेड इन लेट 1930 दैट द मैंडेट वाज अनवर्केबल एंड सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन इन्फॉर्म्ड द यूएन ऑफ इट्स इंटेंशन टू एंड द मैंडेट विच was set to expire on May 15th, 1948. On May 14, Zionist leader unilaterally declared the state of Israel. Within minutes, the US recognized the state. The declaration immediately triggered the first Arab-Israel war। तो यहाँ पर हम इसका पेज एक और लेंगे। तो जो मैंडेट था वो नहीं चला, जो इन्होंने बोला था, ठीक है ना, लीग नेशंस मैंडेट जो इन्होंने बनाया था ब्रिटिशर्स ने, वो नहीं चला। और जैसे ही वो एक्सपायर हुआ या होने वाला था, तो ब्रिटेन ने क्या कंक्लूड कर दिया कि भैया ये तो नहीं हो सकता। ब्रिटेन concluded in 1930s that mandate was unworkable, ठीक है ना, mandate नहीं चल सकता, and supported the partition of Palestine। उन्होंने कहा कि पैलेस्टीन को आप पार्टीशन कर दो, ठीक है, मैंडेट नहीं चल सकता, ठीक है ना। After the war, Britain informed the UN of its intention to end the mandate। ठीक है। After war, 10th point लिखेंगे यहाँ से, 10th point। After war, Britain informed UN of its intention to end the mandate, which was set to expire on 15th May 1948। तो मैंडेट जो था वो 15th May 1948 को एक्सपायर होने वाला था, एंड 14th May को ज़ियोनिस्ट लीडर्स declared the state of Israel। और within minutes US recognized the state। US ने recognize कर दिया, and the declaration triggered, ये जो state बनी तो declaration triggered the first Arab Israel
war. This led to what? Arab-Israel war हो गई इस पे. Given the historical role Britain has played in the crisis, a British recognition of the state of Palestine 108 years after the Balfour Declaration was issued assume enormous symbolic significance. मतलब जो ये हरकतें इन्होंने करी हैं, जो हमने नोट करी है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बहुत टाइम लगाया हमने इसके ऊपर. ठीक है. उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में एमिकेबली का मतलब होता है दोस्ती वाले तरीके से, फ्रेंडली वे में, टू रिजॉल्व महानदी वाटर रो. ठीक है. उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो हमें पता होना चाहिए महानदी वाटर डिस्प्यूट जो है, महानदी वाटर डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है? वाटर डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है? इट इज़ बिटवीन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. इट इज़ बिटवीन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. ठीक है. आगे चलेंगे. वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट्स एट थार डेजर्ट विंड फार्म्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है ना. वर्ल्ड्स हाईएस्ट बर्ड डेथ रेट्स एट थार डेजर्ट विंड फार्म्स. जो विंड मिल्स लगे हुए हैं थार डेजर्ट में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हो रही है. हाईएस्ट बर्ड डेथ हो रही है थार डेजर्ट में. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, इंडिया एडेड 3.5 गीगावाट टू द विंड सेक्टर एंड 82% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, टेकिंग द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इंडिया की विंड मिल्स की कैपेसिटी कितना है? इंडिया विंड सेक्टर से एनर्जी बनाने की कैपेसिटी कितनी है? 51.3 गीगावाट. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी. अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी. ठीक है. उसके बाद इंडियाज ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल इट्स 1163.9 गीगावाट एंड 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल. ठीक है. एक्सपर्ट्स आर कंसर्न. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम जाएं तो बहुत सारी बर्ड्स के जो हैं बॉडीज़ मिली हैं. ठीक है ना. ऑब्वियसली वहाँ पर इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो मर ही रहे हैं, पर जैसलमेर में अगर देखा जाए तो बहुत सारी बर्ड्स की डेथ हो रही है. तो तभी कहा गया कि हाईएस्ट बर्ड डेथ जो हो रही है थार डेजर्ट में हो रही है ड्यू टू विंड फार्म्स, जो विंड मिल से एनर्जी बन रही है, विंड टर्बाइन से. ठीक है ना. किससे बन रही है? विंड टर्बाइन से. ठीक है ना. सो गाइस, हमने जून का पार्ट 1 कर दिया है. पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गए हैं जून के वीडियो कंपाइलेशन में. बहुत जल्द जुलाई भी मैं कर दूंगी. ठीक है, अपलोड. तो अगर आपके बैकलॉग्स हैं प्लीज़ उनको देख लीजिए. मैंने एजुगिरी पर वीडियो करी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको इन क्लासेस को बेस्ट यूज़ करना है. ठीक है ना. वो भी आप देख सकते हैं. मैं उसका लिंक स्क्रीन के एंड पे दे दूँगी. वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताना. आपके कॉमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है. तो ज़रूर लिखें. लाइक कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.